कुर्स्क में यूक्रेन की ब्रेडली IFV ध्वस्त हो गई है। रूस का कामिकाज़ी ड्रोन से अटैक हुआ है। नॉर्थ मिलिट्री ग्रुप ने लॉन्च किया है ड्रोन। रूस का कामिकाज़ी ड्रोन से हमला हुआ है। देखिए वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से हमले के बाद तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। जगह जगह पर मलबा बिखरा हुआ है, बड़ा विस्फोट हुआ है, बड़ा धमाका हुआ है। और ट्रंप के शपथ ग्रहण से ठीक पहले यूक्रेन युद्ध का एटमी चरण शुरू हो सकता है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पुतिन ट्रंप से बातचीत से पहले यूक्रेन में बहुत बड़ी कामयाबी चाहते हैं, जबकि यूक्रेन लगातार रूस पर हमले कर रहा है। रूसी शहरों पर हमले में नाटो की भूमिका भी साफ नजर आ रही है। रूस पर नेपच्यून मिसाइल से हमला किया गया तो वहीं रूस की खुफिया जानकारी भी यूक्रेन तक पहुंचाई गई। पुतिन को यकीन है कि मौजूदा दौर के हमले में यूक्रेन जो भी कर रहा है वो नाटो की प्लानिंग का हिस्सा है। इसलिए दावा किया जा रहा है कि पुतिन बदला लेने के लिए न सिर्फ यूक्रेन की सीमा लांघ सकते हैं बल्कि एटमी हथियारों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ज़ेलेंस्की ने दिखा दिया है कि यूक्रेन न झुकेगा न रुकेगा। रूस के ताबड़तोड़ प्रहार के बीच रूसी जमीन पर एक बार फिर कई धमाके हुए। रूस के कई बड़े शहरों में बारूदी धमाकों के बाद आग की लपटें उठी और आसमान धुएं से भर गया। यूक्रेन ने रूस की राजधानी मॉस्को और पुतिन के होम टाउन सेंट पीटर्सबर्ग तक हमला किया। यूक्रेन की इस कामयाबी की सबसे बड़ी वजह नेटो का हौसला और मदद को माना जा रहा है। यूक्रेन का मौजूदा हमला उन जगहों पर हुआ जिसके बारे में रूस की खुफिया एजेंसियों और सेना के अलावा किसी को जानकारी नहीं थी। यूक्रेन ने इस बार रूस के गुप्त ठिकानों पर हमला किया। रूस ने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में हथियार गोदाम बनाया था। वॉल के भीतर हथियारों का जखीरा रखा था, लेकिन यूक्रेन के ड्रोन इस बार ऐसी जगहों पर धमाके में कामयाब रहे। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी और ब्रिटिश खुफिया एजेंसी ने यूक्रेन को रूस के सीक्रेट लोकेशन की सटीक जानकारी दी और उसके बाद नेटो देशों से मिले और यूक्रेन में तैयार हथियारों से हमला किया गया। यूक्रेन के हमले में रोस्टोव में हथियारों का एक गोदाम भस्म हो गया, तो वहीं पुतिन के होम टाउन सेंट पीटर्सबर्ग में रॉकेट फ्यूल बनाने वाली फैक्ट्री तबाह हो गई। इन हमलों में नेटो का सटीक प्लान साफ नजर आया है। यूक्रेन ने रोस्टोव में पहले ताबड़तोड़ ड्रोन प्रहार किया। रूसी एयर डिफेंस जब ड्रोन गिरा रहे थे उसी वक्त एक नेपच्यून मिसाइल दागी गई और रोस्टोव में हथियार का गोदाम भस्म हो गया। मॉस्को के करीब कोतोवस्क में अपार्टमेंट पर ड्रोन से हमला किया गया, जबकि एंगल्स में ऑयल डिपो नए हमलों से लगातार चौथे दिन चल रहा है। क्रीमिया में भी यूक्रेनी हमलों से दहशत रही। कर्च ब्रिज को बंद करना पड़ा। एयर अलर्ट के सायरन के बीच कई जगहों पर धमाकों की गूंज सुनाई दी। हालांकि रूस की तरफ से किसी बड़े हमले की जानकारी नहीं दी गई। यूक्रेन के इन हमलों की प्लानिंग 2 नेटो विशेषज्ञों ने तैयार की है। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन में ब्रिटिश रक्षा विशेषज्ञ मौजूद हैं। जर्मनी के रक्षा विशेषज्ञ भी यूक्रेनी सेना को गाइड कर रहे हैं। इन दोनों के अलावा यूक्रेन के 2 और मददगार हैं।
पहली है अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और दूसरी है ब्रिटिश सीक्रेट एजेंसी MI6। इन 4 मददगारों के अलावा हथियारों का नया जखीरा भी पहुंच रहा है। फिलहाल जंग के अहम मोर्चे कुर्स्क और डोनेट्स्क को लेकर नेटो के रक्षा विशेषज्ञ खास प्लानिंग कर रहे हैं। डोनेट्स्क में यूक्रेनी सेना अपने कुराखोव थर्मल प्लांट को बचाने की जंग लड़ रही है। डोनेट्स्क की जंग में भीषण मुकाबला चल रहा है। कुराखोव थर्मल प्लांट के करीब यूक्रेनी सेना डिफेंस लाइन छोड़ने को तैयार नहीं है, इसलिए कई दिनों से जंग चल रही है। यूक्रेनी सेना मोर्चा छोड़ने को तैयार नहीं है और डिफेंस लाइन पर डटकर रूसी सेना पर हमले कर रही है। दोनों सेनाओं के बीच थर्मल पावर प्लांट के करीब जोरदार मुकाबला चल रहा है। कुराखोव थर्मल पावर प्लांट में जंग की रूसी सेना को भारी नुकसान जंग में हुआ है और रूस के कई सैन्य वाहन भी नष्ट हो चुके हैं। यूक्रेनी सेना ने रूसी फौज पर बड़ा हमला किया है। कुराखोव में यूक्रेनी सेना प्लांट को बचाने की जंग लड़ रही है। डोनेट्स्क में कुराखोव को बचाने की जंग शुरू हो चुकी है। यूक्रेनी बैकअप फोर्स रवाना हो चुकी है कुराखोव के लिए और ज़ेलेंस्की ने भरोसेमंद अजोव बटालियन को डोनेट्स्क भेजा है। नाटो देशों से आए हथियार भी इस इलाके में भेजे गए। डोनेट्स्क में कब्जे की जंग के बीच रूसी सेना पोक्रोवस्क में लगातार हमले कर रही है। पोक्रोवस्क में यूक्रेनी सेना के वाहनों को नष्ट करने की रफ्तार और तेज हो गई है। लेकिन इन हमलों के बीच नेटो की मदद से यूक्रेन के हमलों की वजह से युद्ध का विस्तार तय माना जा रहा है। पुतिन यूक्रेन के हमलों का बदला ले सकते हैं। पुतिन यूक्रेन पर घातक हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का अंदेशा भी बढ़ गया है। रूस पर यूक्रेन के हमलों की रफ्तार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक ही दिन में रूसी एयर डिफेंस की कई मिसाइलें नष्ट हो गई। यूक्रेन के 85 ड्रोन को गिराया गया। 31 ड्रोन काला सागर के ऊपर गिराए गए। कई मिसाइल और हाइमर्स रॉकेट गिराए गए। यूक्रेन हमलों के बीच रूस से भी भीषण प्रहार हुआ। रूस ने एक बार फिर राजधानी कीव को दहलाने की कोशिश की। कीव में तैनात एयर डिफेंस से ड्रोन हमलों को नाकाम किया गया। रूस ने 72 ड्रोन से हमले किए। यूक्रेनी एयर डिफेंस से 33 ड्रोन गिराए गए। यूक्रेन के 12 शहरों पर हमला किया गया। यूक्रेन ने एक बार फिर क्रीमिया और सेंट पीटर्सबर्ग जैसी जगहों को टारगेट किया है। इन दोनों जगहों पर हमले को पुतिन के लिए चुनौती माना जा रहा है। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि ट्रंप की शपथ के दिन करीब आने की वजह से पुतिन कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। ये फैसला यूक्रेन के ज्यादा से ज्यादा हिस्से को भस्म करने के लिए किसी बहुत बड़े हथियार से हमले का हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत देश। जो बाइडेन अपना कार्यकाल खत्म होने से पहले सुनिश्चित करना चाहते हैं कि अमेरिका की नई सरकार यूक्रेन को मदद जारी रखे, लेकिन ट्रंप का रुख साफ है कि ऐसा नहीं होगा। यूक्रेन को मदद सुनिश्चित करने के लिए बाइडेन जंग का विस्तार चाहते हैं और इसके लिए नाटो के बाल्कन सदस्य देश
लिथुआनिया को चुना गया है। लिथुआनिया ने रूस की जमीन पर दावा ठोक दिया है। ये वो क्षेत्र है जहां रूस का न्यूक्लियर बेस है और लिथुआनिया के जरिए इस महत्वपूर्ण क्षेत्र पर हमला कराया जा सकता है, जिससे युद्ध भड़क जाएगा। देखिए क्या है बाइडेन का प्लान और लिथुआनिया के इस कदम से कैसे पूरे यूरोप में युद्ध का डर फैल गया है। बाइडेन की सत्ता का अंत करीब है और इसी के साथ यूक्रेन के लिए मदद के अमेरिकी द्वार भी बंद हो जाएंगे। अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति और यूरोप के बड़े देशों के लिए यह सबसे बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि यूक्रेन की 22% जमीन पर रूस का कब्जा हो चुका है और अगर ट्रंप के नकारात्मक रुख की वजह से यूक्रेन को जमीन सरेंडर करनी पड़ी तो इससे रूस का मनोबल बढ़ना तय है। यह पुतिन के अपने साम्राज्य विस्तार की राह आसान करने का संकेत माना जा रहा है और यूक्रेन के बाद मोल्दोवा सहित बाल्कन स्टेट्स पुतिन के निशाने पर आ जाएंगे। बाइडेन चाहते हैं कि जंग को उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जाए जहां अमेरिका के नए राष्ट्रपति यूक्रेन और यूरोपीय देशों को मदद देने पर मजबूर हो जाए। इसके लिए चुना गया है 3 बाल्कन देशों में से एक लिथुआनिया को। मिन्स्क ने बाइडेन के इशारे पर सामरिक तौर से रूस की सबसे महत्वपूर्ण जमीन पर दावा ठोक दिया है। लिथुआनिया के राष्ट्रपति गितानस नौसेदा ने कहा है कि रूस का शहर कैलिनिनग्राद ऐतिहासिक तौर पर लिथुआनिया का हिस्सा है। इसका पुराना नाम करालियाशियस था। कैलिनिनग्राद में लिथुआनियाई संस्कृति को बचाने का समय आ गया है। कैलिनिनग्राद पर नौसेदा के इस बयान के बाद रूस के विदेश मंत्रालय ने जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने कहा है कि प्रेसिडेंट नौसेदा अमेरिका की कठपुतली है। कार्डबोर्ड क्लाउन के जरिए अमेरिका जंग भड़काना चाहता है। दरअसल कैलिनिनग्राद रूस का एन्क्लेव कहा जाता है, क्योंकि बाल्टिक सागर के किनारे बसे इस शहर से रूस का जमीनी कनेक्शन नहीं है। कैलिनिनग्राद बाल्टिक सागर तट पर पोलैंड और लिथुआनिया के बीच बसा शहर है। 18वीं शताब्दी से इसे करालियाशियस कहा जाता है। इसका अर्थ होता है राजा का किला। 1945 में रूस ने इसका नाम बदलकर कैलिनिनग्राद रखा। रूसी सेना हवाई मार्ग के जरिए यहां ऑपरेशन चलाती है। कैलिनिनग्राद में रूस का न्यूक्लियर बेस EWS यानी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम बेस है। सीमा से सटे कैलिनिनग्राद पर हमला करना लिथुआनिया के लिए आसान है। आशंका है कि इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए यूरोपीय देशों ने तैयारी शुरू कर दी। बहुत जल्द ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर कीव की यात्रा पर आने वाले हैं। कीव में वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ कीर स्टारमर की मुलाकात होगी। दोनों यूक्रेन में पीस कीपिंग फोर्स की तैनाती पर चर्चा करेंगे। यूरोपीय देश पीस कीपिंग फोर्स की आड़ में बड़ी तादाद में सैन्य तैनाती करना चाहते हैं। आशंका है कि ऑपरेशन कैलिनिनग्राद के लिए नेटो फोर्सेस को कीव में तैनात किया जा रहा है। ट्रंप की वापसी को यूक्रेन युद्ध का अंत माना जा रहा है, लेकिन यूरोपीय देश और बाइडेन मिलकर जो कर रहे हैं उससे जंग के यूरोप विस्तार के आसार हैं। जंग भड़कने के संकेत यूरोपीय देशों की तैयारी से भी मिले हैं, क्योंकि नॉर्वे ने बड़े पैमाने पर बम शेल्टरों का निर्माण शुरू कर दिया है। नॉर्वे में बड़े पैमाने पर बम शेल्टरों का निर्माण शुरू हो चुका है। 1998 तक नॉर्वे में बड़ी इमारतों के नीचे बम शेल्टर बनाने का नियम था, लेकिन 1998 में यह नियम खत्म होने के बाद से बम शेल्टर नहीं बने हैं। अब नॉर्वे के गृह मंत्रालय ने हर हाई राइज इमारत के नीचे बम शेल्टर बनाना जरूरी घोषित कर दिया है। नए नियम के मुताबिक 1000 वर्ग मीटर की हर इमारत के नीचे बिल्डर को मल्टी फ्लोर बम शेल्टर बनाना होगा। नॉर्वे के गृह मंत्री ने कहा है कि आपात स्थिति कभी भी आ सकती है और इसके लिए तैयार रहना जरूरी है। माना जा रहा है कि यूरोपीय देशों ने ट्रंप की वापसी के बाद भी जंग जारी रखने का प्लान तैयार कर लिया है। इसीलिए नॉर्वे सहित कई देशों में ऑफेंसिव और डिफेंसिव तैयारी की जा रही है।
नॉर्वे ने आत्मरक्षा में बम शेल्टरों की गिनती बढ़ानी शुरू कर दी है, तो जर्मनी ने एक बार फिर यूक्रेन के जरिए रूस पर हमले तेज कराने का बंदोबस्त कर दिया है, ताकि रूस को भड़काया जा सके और जंग का विस्तार हो। जर्मनी यूक्रेन को 22 नए लेपर्ड 1 टैंक भेजने वाला है। इसके साथ ही 25 नए मार्डर इन्फेंट्री व्हीकल दिए जाएंगे। जर्मनी से कीव को 16 सेल्फ प्रोपेल्ड हॉवित्जर गन मिलने वाली है। इसके साथ ही 2 पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, 6 IRIS-T एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम आने वाले हैं। इसके साथ ही 1,20,000 गोले भी भेजे जा रहे हैं। अमेरिका का प्लान है कि विदेशी हथियारों से रूस की जमीन पर हमले बढ़ाए जाएं, ताकि मजबूर होकर रूस अपने नए परमाणु सिद्धांतों के मुताबिक टैक्टिकल न्यूक्लियर या न्यूक्लियर हमले के लिए मजबूर हो जाए। फिलहाल क्रेमलिन यूक्रेन की ज्यादा से ज्यादा जमीन कब्जाने का ऑपरेशन चला रहा है और इसके लिए नए हथियार और सैनिकों की संख्या बढ़ाई जा रही है। यूक्रेनी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट है कि खेरसोन में 18 साल और उससे ज्यादा उम्र के पुरुषों को रूसी सेना में भर्ती किया जा रहा है। डोनेस्क में नए हथियार जमा किए जा रहे हैं। रूस का प्लान 20 जनवरी से पहले पोक्रोवस्क सहित चासिव यार, चेर्निहिव, ज़ेपोरिज़िया और सूमी को जीतना है। जबकि बाइडेन का प्लान है कि रूसी शहरों पर हमले बढ़ाकर रूस को परमाणु प्रयोग पर मजबूर कर दिया जाए। अगर रूस ने ऐसा किया तो ट्रंप यूक्रेन को मदद जारी रखने या फिर नेटो सेनाओं को जंग में उतारने पर मजबूर हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और एक बड़ी खबर है, इटली से एयर डिफेंस खरीदेगा यूक्रेन। रूस की प्रॉपर्टी बेचकर होगा सौदा। यूक्रेन में जमा हुए हैं रूस के हथियार, ये जानकारी मिल रही है। हथियार स्क्रैप बेचने की तैयारी में है यूक्रेन। तो देखिए, अब यूक्रेन हथियारों के जो मलबा है, हथियारों का जो स्क्रैप है, वो बेचने की तैयारी में है। आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं, हथियारों का जो स्क्रैप है वो बिखरा पड़ा है। बड़े हमले में काफी नुकसान हुआ है। इटली से एयर डिफेंस खरीदने की जानकारी सामने आ रही है। अब यूक्रेन इसकी तैयारी कर चुका है। रूस की प्रॉपर्टी बेचकर होगा सौदा। यूक्रेन में जमा हुए रूस के हथियार स्क्रैप बेचने की तैयारी कर रहा है यूक्रेन। मिडिल ईस्ट में युद्ध को विस्तार देने की तैयारी हो चुकी है, जिसका ट्रेलर यमन में रिलीज हुआ है। इस ट्रेलर में अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल संयुक्त रूप से बारूदी अभियान में शामिल हुए हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इस बारूदी अभियान का मकसद सिर्फ हुती लड़ाकों का विनाश नहीं है, बल्कि निशाने पर उस देश को लेना है जो हुती की ताकत स्रोत है। और ये देश है ईरान, जिसका बारूद से संहार ट्रंप के शपथ ग्रहण के साथ होगा। ऐसा क्यों, समीकरण क्या है, देखिए रिपोर्ट। खाड़ी में सुलगा बारूद, हुती के विरुद्ध युद्ध। शुरू अरब रीजन की बर्बादी, ट्रंप काल की शुरुआत बाकी। मिडिल ईस्ट में हमास, हिजबुल्लाह के खिलाफ भड़की बारूदी चिंगारी ने इजराइल के मिशन को उस दिशा में मोड़ दिया जहां से ग्रेटर इजराइल का रास्ता शुरू होता है। और ये रास्ता इजराइल के गौरवशाली अतीत को दोबारा हासिल करने का ही नहीं है, बल्कि यही रास्ता अमेरिका का उपनिवेश तैयार कर सकता है। इसलिए इजराइल के मिशन को विस्तार मिला, जिसमें हमास और हिजबुल्लाह को करीब करीब पीछे ढकेल दिया गया है। लेकिन विस्तार के इस सपने के पूरा होने में दो बड़ी अड़चनें सामने हैं, ईरान और हुती। इसमें ईरान की भूमिका इजराइल के साथ अदावत के बारूदी मोर्चे पर सीधी है, तो वहीं दूसरी तरफ अपने प्रॉक्सी के जरिए भी ईरान जंग में शामिल है। इसलिए हमास और हिजबुल्लाह के मोर्चे पर मिली नाकामी के बाद हुती का मोर्चा एक्टिवेट हो गया।
जिसने न सिर्फ इजराइल बल्कि लाल सागर क्षेत्र में अमेरिका और इजराइल के लिए भी संकट खड़ा कर दिया। इसलिए अब नंबर हूती का आ गया। ये 3 तस्वीरें हूती के खिलाफ जारी बारूदी ऑपरेशन की पुष्टि भी करती हैं। इजराइल, अमेरिका और ब्रिटेन की सेना ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए हूती के चुनिंदा ठिकानों को निशाना बनाया है। इस कार्रवाई में 20 से ज्यादा बड़े हमले किए गए हैं, जिसमें उत्तरी यमन के अमरान प्रांत में हार्फ सुफियान इलाका करीब तबाह हो गया। हूती हेजियाज बिजली स्टेशन को भी बर्बाद कर दिया गया और सना के करीब अल सबीन स्क्वायर भी पूरी तरह नष्ट हो गया। और इस कार्रवाई का मकसद था हूती का संपूर्ण विनाश। ये हूती पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है, जिसमें न सिर्फ हूती की हथियार फैक्ट्री, हथियार डिपो, बल्कि उन क्षेत्रों को भी निशाना बनाया गया है जहां हूती का लॉन्च पैड और सप्लाई लाइन है। दरअसल हूती प्रमुख लॉन्च पैड पश्चिम में लाल सागर के तट पर है। ये तट यमन के हुदैदाह प्रांत का हिस्सा है, जहां रास इस्सा पोर्ट हूती के कब्जे में है। यहीं से हूती के ऑपरेशन लॉन्च किए जाते हैं और इसी पोर्ट से हथियारों की सप्लाई भी होती है, जिसे अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल ने संयुक्त कार्रवाई में सीधे निशाना बनाया है। लेकिन इस कार्रवाई का मकसद क्या है? लाल सागर क्षेत्र में हूती का दबदबा खत्म करना, इजराइल पर जारी हमले रोकना, इजराइल के विस्तार कार्यक्रम को आगे बढ़ाना, या फिर मिडिल ईस्ट के मुख्य किरदार ईरान को टारगेट पर लेना? प्रश्न कई हैं और सभी प्रश्नों का जवाब है हां। हमास हिज़्ब के बाद हूती के खिलाफ युद्ध अभियान शुरू हो चुका है। शुरुआती हमले का मकसद ईरान से मिलने वाली मदद रोकना है, इसलिए ईरान हूती की सप्लाई लाइन पर सबसे बड़ा हमला हुआ है। और अब सप्लाई लाइन के कटने से ईरान अरब में अकेला पड़ सकता है, जिसका फायदा ट्रंप को मिलना संभव है, क्योंकि इजराइल अपने इरादे जाहिर कर चुका है, जिसके तहत मुख्य टारगेट ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई है। और ईरान में कामयाबी मिलती है तो फिर ट्रंप और नेतन्याहू के मंसूबों को पूरा होने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए पहले हूती के अंत की दिशा में कदम बढ़ाए गए हैं, वहीं दूसरे मोर्चे पर भी इजराइल बढ़त बना चुका है, जिसका प्रमाण है हमास और हिजबुल्लाह पर जारी ये हमले। सीरिया में गोलन हाइट्स की तरफ से बढ़ते विस्तारवादी कदम, ईरान के सैन्य ठिकानों पर लॉन्ग रेंज वेपन से हमले और मिस्र के मोर्चे पर सत्ता के खिलाफ बगावत। अरब में अमेरिका के विस्तार के लिए मिशन ग्रेटर इजराइल के तहत संयुक्त अभियान शुरू हो चुका है और मोर्चे पर अमेरिका का फेस है इजराइल। इसलिए यमन के खिलाफ संयुक्त अभियान के तहत हूती के ठिकानों पर हमला हुआ है। वहीं गाजा में जारी इजरायली सेना की जंग में अमेरिका सबसे बड़ा मददगार बना है। लेबनान के फ्रंट पर भी हिजबुल्लाह को पीछे धकेलने के लिए अमेरिका की मदद से ही हमले हो रहे हैं, जबकि सीरिया में अमेरिका की मदद के लिए उत्तरी इजरायली सेना हिजब को अपना टारगेट बता रही है। इधर ईरान के खिलाफ जंग में इजराइल को खुली छूट दी गई है, इसलिए वहां लॉन्ग रेंज हमले हुए हैं, जबकि मिस्र के मोर्चे पर मुक्ति अभियान के तहत बगावत शुरू हो चुकी है, जिसे और भड़काया जा रहा है। और इस समय जो मिडिल ईस्ट के हालात हैं, उसका जिम्मेदार ईरान ही है। 1 अक्टूबर 2024 को ईरान ने इजराइल पर करीब 200 मिसाइल और ड्रोन से हमले किए थे, जिसका बदला इजराइल ने 26 अक्टूबर 2024 को ले लिया। इजराइल ने ईरानी मिलिट्री साइट ध्वस्त कर दी थी, लेकिन इसी महीने 4 जनवरी को हूती ने ईरान से मिली बैलिस्टिक मिसाइल तेल अवीव पर डाल दी, जिसका बदला 5 जनवरी को अमेरिकन नेवी हूती की हथियार फैक्ट्री और डिपो पर हमले से लिया। और अब पिछली रात हूती के खिलाफ संयुक्त अभियान के तहत विध्वंसक हमले किए गए हैं, जो अब नहीं रुके। ईरान को केंद्र में रखकर मिडिल ईस्ट में बारूदी कार्रवाई का मुहाना सिर्फ यमन के हूती लड़ाके नहीं है, बल्कि उन सभी मोर्चों पर ईरान को लाचार बनाने की कोशिश हो रही है जहां से उनकी ताकत बढ़ती है।
इसमें सीरिया के मुहाने पर ईरान के खिलाफ अमेरिका, इजराइल और तुर्की डायरेक्ट हमले कर रहे हैं। ईरान के प्रॉक्सी का सर्वनाश किया जा रहा है ताकि खमेनी की सल्तनत जिनके सहारे चलती है उनका अंत किया जा सके। वहीं आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान में भी हिजबुल्लाह के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। टारगेटेड हमले से हिजबुल्लाह को नष्ट किया जा रहा है। लेकिन इजराइल के विस्तार प्लान में मिल रहे सहयोग को ईरान अच्छी तरह समझ चुका है, इसलिए ईरानी फोर्स भी युद्ध के लिए कमर कस रही है, जिसका प्रमाण है पहले धमकी और फिर उस धमकी को धरातल पर उतारना। ये तस्वीर IRGC के कमांडर हुसैन सलामी की उस धमकी के सच होने की है जिसमें ईरान की युद्ध की तैयारी दिखती है। ये ईरान का अंडरग्राउंड मिसाइल बेस है जिसका जायजा लेने IRGC के मुख्य कमांडर और एयरोस्पेस फोर्स के कमांडर पहुंचे थे। और इस तस्वीर में साफ दिख रहा है कि ईरानी सेना ने जमीन के नीचे बड़े हथियारों के निर्माण की फैक्ट्री नहीं बल्कि एक शहर बसा रखा है जिसे वृहद युद्ध के लिए तैयार किया जा रहा है। हालांकि ईरान के मोर्चे पर जंग आसान है, लेकिन एक क्षेत्र ग्रेटर इजराइल के मिशन में अड़ंगा है। ये क्षेत्र है मिस्र, जहां मुक्ति आंदोलन शुरू हो चुका है और दावा है कि इस आंदोलन को भड़काने वाला इजराइल है। लेकिन सवाल अमेरिका और ब्रिटेन के साथ का है, तो इस साथ का असली मकसद क्या है? मकसद है ग्रेटर इजराइल वाले क्षेत्रों पर इजराइल का झंडा लहराना, ट्रंप के लिए ईरान में खमेनी की सल्तनत के अंत को आसान बनाना, इजराइल के अस्तित्व के लिए अरब देशों को कमजोर बना देना और मिडिल ईस्ट में संकट बने संगठनों का संपूर्ण अंत कर अमेरिका का दबदबा कायम करना। इसलिए जो भी कार्रवाई इस समय हो रही है वो सिर्फ हूती, हमास, हिजबुल्लाह या सीरियाई संगठनों के खिलाफ नहीं हो रही, बल्कि इसका मकसद है ईरान का ऐसा घेराव जिसमें बचाव का कोई रास्ता ना हो और ग्रेटर इजराइल कॉरिडोर बनाकर भविष्य के संकटों का हमेशा के लिए खात्मा करना। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और एक बड़ी खबर है, रूस ने बंद किए अपने हवाई अड्डे। यूक्रेनी ड्रोन हमलों के कारण रूस ने ये फैसला लिया है। यूक्रेन ने दागे थे 70 से ज्यादा ड्रोन, इसलिए रूस की ओर से ये कदम उठाया गया है। रूस ने अपने हवाई अड्डे फिलहाल बंद किए हैं। रूस को बर्बाद करने के लिए G7 और EU ने उसके तेल कारोबार पर प्रतिबंध लगाए, लेकिन रूस ने इन प्रतिबंधों से बचने के लिए एक नया तरीका निकाला है और उसको कहा जाता है डार्क फ्लीट या शैडो फ्लीट। रूस इस फ्लीट के जरिए दुनिया भर में अपना कच्चा तेल, डीजल और पेट्रोल बेच रहा है। इसके साथ ही बाल्टिक सागर में पूरे यूरोप के लिए ये शैडो फ्लीट खतरा बन गया है। देखिए पुतिन की शैडो रणनीति क्या है, कैसे तेल ले जाने वाले टैंकरों का सैन्य इस्तेमाल किया जा रहा है और क्यों ये यूरोप के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। युद्ध लड़ने के लिए हथियार जरूरी हैं और हथियार निर्माण के लिए धन। रूस की अर्थव्यवस्था को चौपट करने और उसकी आमदनी घटाने के लिए G7 EU ने उसके कच्चे तेल निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिए। ताकि रूस को जंग लड़ने के लिए पैसे ना मिल पाए और वो हथियार खरीद या बना ना पाए। लेकिन सितंबर 2022 से जारी प्रतिबंधों के बावजूद न रूसी सेना की आक्रामकता कम हुई है और न ही रूसी मिसाइलों का प्रोडक्शन रुका है, बल्कि बढ़ गया है और यूक्रेन पर लगातार हमले भी जारी हैं। यूरोपीय देशों की रिपोर्ट है कि रूस ने शैडो फ्लीट के जरिए तेल निर्यात बढ़ा दिया है और अब तेल ढोने वाले आम से नजर आने वाले ये टैंकर यूरोप के लिए बड़ा खतरा बन गए हैं। दरअसल शैडो फ्लीट अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने के लिए तैयार की गई है।
अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद शिपिंग इंडस्ट्री को इंश्योरेंस देने वाली अमेरिकी कंपनियों से जुड़े टैंकरों ने रूस का तेल ढोना बंद कर दिया। रूस ने तेल निर्यात के लिए रिटायर्ड तेल टैंकरों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। ये टैंकर अमेरिकी प्रतिबंधों के दायरे से बाहर आने वाले यूएई, सेशल्स जैसे देशों की कंपनियों से इंश्योरेंस खरीदते हैं। पुराने पड़ चुके इन तेल टैंकरों के दुर्घटनाग्रस्त होने का खतरा रहता है। 18 साल पुराने हो चुके टैंकर शिप से तेल नहीं ढोया जाता। रूस ने तेल निर्यात के लिए 18 साल पुराने हो चुके तेल टैंकर शिप की शैडो फ्लीट बना दी है। बीते 2 साल से ज्यादा का वक्त बीत गया। रूस अलग अलग देशों के झंडे वाले और अलग अलग देशों के मालिकाना हक वाले इन्हीं पुराने तेल टैंकरों से तेल निर्यात कर रहा है और उसकी आमदनी पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन बाल्टिक सागर में अब इन पुराने तेल टैंकरों का सैन्य इस्तेमाल करके रूस ने पूरे यूरोप को खतरे में डाल दिया है। रूस इन तेल टैंकरों का इस्तेमाल बाल्टिक सागर तल पर बिछे इंटरनेट और कम्युनिकेशन केबल्स को काटने के लिए कर रहा है। ऐसा करने के लिए समुद्र में तेल टैंकरों को लंगर गिराकर चलाया जाता है। लंगरों में समुद्र तल पर बिछे केबल फंस जाते हैं। केबल को मीलों तक घसीटा जाता है जिससे वो टूट जाते हैं। फिनलैंड, एस्टोनिया के बीच बिछे बाल्टिक केबल को काटने के लिए रूस ने तेल टैंकर का ही इस्तेमाल किया था। इसीलिए 26 दिसंबर को फिनलैंड की मरीन पुलिस ने रूस के पोर्ट से रवाना हुए ईगल एस तेल टैंक को सीज किया। अपने युद्धपोत या सबमरीन को बाल्टिक सागर में उतारने के बजाय रूस ने इन पुराने और कम कीमती टैंकरों को वॉर मशीन बना दिया है। इनके जरिए हाइब्रिड युद्ध छेड़ दिया गया है। बाल्टिक सागर में इन जहाजों के जरिए सबोटाज हमले किए जा रहे हैं। बाल्टिक सागर में रूस के तेल टैंकर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमाओं में फेरबदल कर रहे हैं। समुद्री सीमा की मार्किंग करने वाले बाई भी रूसी तेल टैंकर हटा रहे हैं। बाई पानी पर तैरता एक परिवहन सूचना यंत्र होता है। इससे जल क्षेत्र में सीमा की मार्किंग की जाती है। सेफ वाटर जोन मार्क किए जाते हैं। इसके साथ ही नावों को संकेत दिए जाते हैं। तेल टैंकरों के साथ साथ रूसी सेना ने भी बाल्टिक में नेटो जहाजों को टारगेट करना शुरू कर दिया है। रूस की नेवी बाल्टिक सागर से गुजरने वाले जहाजों पर इलेक्ट्रॉनिक हमले कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल से मोबाइल कम्युनिकेशन ठप किया जा रहा है। साथ ही शिप ट्रैकिंग सिस्टम पर हमले किए जा रहे हैं, जिससे बाल्टिक सागर में जल परिवहन बाधित हो रहा है। नेटो देशों के युद्धपोत इससे प्रभावित हो रहे हैं। रूस की तरफ से बढ़ते खतरे को देखते हुए बाल्टिक देशों ने डिफेंस सिस्टम की तैनाती बढ़ानी शुरू कर दी। यूरोप में पुतिन के हमले का डर फैल गया है। फिनलैंड के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि रूस अंडर सी केबल्स के लिए सबसे बड़ा खतरा है। बाल्टिक सागर में नेटो नेवी की गश्त बढ़ानी होगी। 10 जनवरी को नेटो के 2 युद्धपोत बाल्टिक में तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही एस्टोनिया ने भी बाल्टिक सागर में गश्त बढ़ा दी है। नेटो ने 200 से ज्यादा छोटे शिप गश्त के लिए तैयार करने का लक्ष्य रखा है। नेटो की नेवल फ्लीट का काम रूस की शैडो फ्लीट पर नजर रखना है, क्योंकि ये फ्लीट पूरे यूरोप का इंटरनेट कम्युनिकेशन ठप कर सकती है और ऐसा हुआ तो यूरोप का दुनिया से कनेक्शन कट जाएगा। बैंकिंग और सैन्य गतिविधियां ठप होने का खतरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
ट्रंप की ताजपोशी से पहले नाटो हर वो मुमकिन कोशिश कर रहा है जिससे यूरेशिया की जंग रूस के पक्ष में ना जाए। और अब जब ये समय करीब आ गया है तो बाइडेन उन सभी रणनीतिक मोर्चे को खोल रहे हैं जिससे युद्ध विराम की संभावना खत्म हो जाए। यही वजह है कि अब टारगेट पर क्रीमिया आ गया है, लेकिन ये इतना आसान टारगेट भी नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही क्रीमिया साजिश की भनक पुतिन को लगी वैसे ही उन्होंने यूरोप के खिलाफ मोर्चा खोलने के संकेत दे दिए हैं। अब क्या है ये संकेत, देखिए रिपोर्ट। रूस के अत्याधुनिक सुरक्षा कवच S-500 के इस काफिले का मोर्चे पर कूच करना एक ऐसा संकेत है जो यूक्रेन रूस की जंग के विस्तार की पुष्टि कर रहा है। और इस विस्तार का कारण है बाइडेन के कार्यकाल के बचे अंतिम कुछ दिन, जिसमें सामरिक बढ़त बनाना दोनों पक्षों के लिए अनिवार्य हो चुका है। रूस के अत्याधुनिक सुरक्षा कवच की तैनाती का है, इसकी जरूरत क्यों है? दरअसल कीव की जीत के लिए तैयार बाइडेन के ब्लूप्रिंट में जो केंद्र बनाया गया है वो रूस का सदर्न नेवल हेडक्वार्टर है। कीव के जासूसों ने इस जगह का पता भी लगा लिया है। नगरीय क्षेत्र में बने इस हेडक्वार्टर को टारगेट पर लेने की तैयारी भी कर ली है, जिसे आसमानी और समुद्री ड्रोन से हमले की रणनीति के तहत अंजाम दिया जाना है। लेकिन ये सिर्फ एक पक्ष की रणनीति है, रूस की तैयारी का मुआयना अभी बाकी है। क्रीमिया पर हुआ हमला तो पुतिन लेंगे यूरोप से बदला। सवाल अहम है, अगर यूक्रेन क्रीमिया को टारगेट करता है तो पुतिन यूरोप में विनाश लाने की तैयारी क्यों करेंगे? इस सवाल का जवाब है क्रीमिया में जंग भड़काने की साजिश। वो साजिश जिसकी पृष्ठभूमि में यूक्रेन के खिलाफ जारी रूसी अभियान में विराम कभी नहीं लग पाएगा। इसलिए रूस ने बाइडेन की रणनीति को नाकाम करने के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी। इस तैयारी के तहत कर्च ब्रिज की सुरक्षा रूस की पहली प्राथमिकता है। इसलिए रूस ने सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम S-500 की तैनाती शुरू कर दी है। इसके अलावा रूस ने कामिकाज़े ड्रोन्स की बड़ी खेप भी क्रीमिया पहुंचा दी है। वहीं हमले के लिए इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी एक्टिव कर दी। वहीं दावा यह भी है कि क्रीमिया में रूस ने अपने हाइपरसोनिक मिसाइल के 3 प्लेटफॉर्म एक्टिवेट कर दिए हैं, ताकि हमला होने की दशा में तुरंत कार्रवाई की जा सके। और इस कार्रवाई में टारगेट सिर्फ कीव ना हो, बल्कि यूरोप के वो देश भी हो जो इस समय यूक्रेन को क्रीमिया पर हमला करने में मदद कर रहे हैं। और इनमें पहला नाम है ब्रिटेन। ब्रिटेन से लगातार यूक्रेन को हथियारों की मदद मिल रही है। ब्रिटेन यूरोप के देशों पर मदद के लिए दबाव भी बना रहा है। वहीं बाइडेन से ज्यादा आक्रामक तेवर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर दिखा रहे हैं, जिन्होंने यूरोप में बैलिस्टिक मिसाइल की तैनाती का अलार्म भी दिया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्रीमिया पर हमले से हासिल क्या होगा और हमले किस तरह के होंगे? इन सवालों का जवाब विस्तार से समझ लीजिए। यूक्रेनी फोर्स क्रीमिया पर हमले में नेवल ड्रोन और रोबोटिक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करना चाहती थी, लेकिन जर्मनी KF-41 लिंक्स इन्फैंट्री फाइटिंग व्हीकल भी यूक्रेन को क्रीमिया पर इस्तेमाल के लिए दे रहा है, जिससे युद्ध के भड़कने के आसार बढ़ गए हैं। और युद्ध भड़काने का ये प्लान नेटो देशों का संयुक्त है, ताकि युद्ध का विस्तार यूरोप तक हो जाए तो यूक्रेन को ट्रंप के शासनकाल में भी मदद मिल सके, ट्रंप इसके लिए मजबूर हो जाए। लेकिन पुतिन ने इसका तोड़ सोच लिया है। ये तोड़ है हाइब्रिड हमले, जो ब्रिटेन में शुरू हो चुके हैं। ये वीडियो सेंट्रल लंदन की रीजेंट स्ट्रीट का है, जहां बम की धमकी के बाद कुछ ऐसा संदिग्ध मिला जिसने भगदड़ मचा दी। रीजेंट स्ट्रीट को खाली कराया गया और एक संदिग्ध कार मिली। हालांकि धमाका तो नहीं हुआ, लेकिन कार में विस्फोटक की जानकारी लोगों ने दी।
ऐसे ही लंदन के मेफेयर में भी बम की धमकी मिली और ये सब तब हुआ जब कीव ने क्रीमिया को टारगेट कर लिया। मुमकिन है कि इस बार धमकी थी, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अब चीन ने अंतरिक्ष में एक ऐसी संरचना बनाने की तैयारी कर ली है जिसका प्रभाव पूरी पृथ्वी पर पड़ सकता है। ये संरचना है अंतरिक्ष में 3 गॉर्जियस डैम, लेकिन ये पानी वाला डैम नहीं बल्कि सूर्य की किरणों को रोकने वाला बांध है। क्या है चीन का नया प्रोजेक्ट, देखिए। जिनपिंग का बांध शगल, अब अंतरिक्ष में सोलर पैनल। कुदरत के साथ खिलवाड़ करना चीन के लिए नई बात नहीं है। कभी कृत्रिम बादलों से बारिश करवाना, कभी प्रदूषित शहरों का जहर कुदरत में मिलाना, तो कभी अपनी संरचनाओं से पृथ्वी की प्रकृति को चुनौती देना। ऐसा कोई काम नहीं है जिसे तरक्की के नाम पर चीन ने ना किया हो। जमीनी सीमाओं पर अतिक्रमण के साथ साथ चीन की सरकार लगातार अपने सपनों का विस्तार कर रही है, जिसका सबसे बड़ा प्रमाण है हुबई में बना 3 गॉर्जियस डैम। ऊर्जा के लिए पृथ्वी पर इतनी बड़ी स्थायी संरचना का निर्माण किसी ने नहीं किया। इस निर्माण का उद्देश्य था 22,500 मेगावाट तक बिजली उत्पन्न करना, लेकिन इस निर्माण की कीमत पूरी दुनिया को चुकानी पड़ी है। 3 गॉर्जियस डैम की वजह से पृथ्वी के घूमने की गति 0.06 सेकंड कम हो चुकी है। इसके बाद टीम जिनपिंग ने तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने का ऐलान कर दिया, जिससे सालाना 300 अरब किलोवाट घंटा बिजली निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन चीन यहीं तक नहीं रुका। कुदरत को चुनौती देने के लिए चीन ने अब ऐसे प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है जो पृथ्वी के विनाश का संकट खड़ा करने जा रही है। यह प्रोजेक्ट है स्पेस 3 गॉर्जियस डैम। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट में चीन के इस प्रोजेक्ट का खुलासा हुआ है, जिसका खाका चीन के ही जाने माने रॉकेट साइंटिस्ट लोंग लेहाओ ने तैयार किया है, जिसका मकसद है अक्षय ऊर्जा के स्रोत से हर समय बिजली हासिल करना। इस प्रोजेक्ट के तहत चीन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पर सोलर डैम बनाएगा, जिसमें पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर ऊपर विशाल सोलर पैनल लगाएगा। इस सोलर पैनल की चौड़ाई 1 किलोमीटर से भी ज्यादा होगी, ताकि दिन रात और मौसम के चक्र के बिना ऊर्जा जमा की जा सके। दरअसल चीन के 3 गॉर्जियस डैम की लंबाई भी 1 किलोमीटर से ज्यादा है, इसलिए अंतरिक्ष में बनाए जाने वाले इस सोलर डैम को भी चीन स्पेस 3 गॉर्जियस डैम नाम दे रहा है और इससे इतनी ऊर्जा हासिल करने का दावा कर रहा है जितना पृथ्वी से वार्षिक निकाले जाने वाले तेल से ऊर्जा बनाई जाती है। हालांकि चीन के इस प्रोजेक्ट से क्या नुकसान होगा, इसका अभी आकलन नहीं किया गया है, लेकिन चीन अपने प्रोजेक्ट को लेकर भविष्य की संभावना के तर्क दे रहा है, ठीक वैसे ही जैसे 3 गॉर्जियस डैम निर्माण के समय दिए थे और ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध प्रोजेक्ट के लिए दे रहा है। लेकिन सवाल स्पेस प्रोजेक्ट की तकनीक का है, क्या यह वाकई संभव है? चीन के स्पेस डैम प्रोजेक्ट में जानकारी दी गई है कि चीन इसके लिए सुपर हैवी रॉकेट विकसित कर रहा है और इस प्रोजेक्ट के लिए एक साथ 2 रॉकेट की जरूरत बताई गई है। दावे के तहत इसके लिए चीन 50 मीटर लंबा CZ5 और 110 मीटर का CZ9 रॉकेट तैयार कर रहा है। ये रॉकेट अंतरिक्ष में ऊर्जा स्टेशन के निर्माण के लिए डिजाइन किए जा रहे हैं। हालांकि इन रॉकेट्स की सफलता या असफलता पर फिलहाल सवाल नहीं है, लेकिन सवाल है अंतरिक्ष में चीन के विस्तार कार्यक्रम पर, क्योंकि स्पेस और अक्षय ऊर्जा किसी देश की सीमा निर्धारित नहीं करते हैं और अगर इससे कोई संकट खड़ा होता है तो उसका सामना पूरी दुनिया को करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।